नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़े विषयों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी जगत के हर उस मुद्दे का जो सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है आपसे। तो शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। आर्थिक मंदी से जूझ रहा चीन, मुंह के बल गिरा चीन का रियल एस्टेट मार्केट। चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे हुई दिवालिया। न्यूयॉर्क में दिवालियापन के लिए किया आवेदन। $300 बिलियन के कर्ज तले दबी एवरग्रांडे 2021 में नहीं चुका पाई थी कर्ज। हांगकांग में लिस्ट एवरग्रांडे के शेयरों में मार्च 2022 से बंद है कारोबार। 2 साल में चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे को हुआ $80 बिलियन का नुकसान। एवरग्रांडे, कंट्री गार्डन समेत तमाम चीनी रियल एस्टेट कंपनियां बुरे दौर से जूझ रही हैं। मुंबई में रिटेल लीज 14.5% से अधिक बढ़े। जनवरी से जून के बीच सालाना आधार पर मॉल, हाई स्ट्रीट स्टैंड अलोन डेवलपमेंट में रिटेल लीज के मद्देनजर टॉप पर मुंबई। पिछले साल के मुकाबले इस छमाही में 2,10,000 वर्ग फीट हुई रिटेल लीजिंग। बीते साल में 1,80,000 वर्ग फीट का था आंकड़ा। होमवेयर एंड डिपार्टमेंट स्टोर में 20%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन एंड अपैरल में 17% हुई लीजिंग। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE ने जारी किए रिटेल लीजिंग के आंकड़े। रहने के लिहाज से देश में सबसे महंगा शहर बना मुंबई। दूसरे पायदान पर हैदराबाद, तो वहीं NCR का तीसरा नंबर। नाइट फ्रैंक इंडिया के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक EMI टू इनकम रेशियो में मुंबई 55%, हैदराबाद 31% और NCR 30% पर काबिज है। बेंगलुरु और चेन्नई 28%, तो वहीं पुणे और कोलकाता में ये रेशियो 26% है। देश में प्रॉपर्टी के लिहाज से अहमदाबाद सबसे सस्ता शहर है। अहमदाबाद का EMI टू इनकम रेशियो 23% बना हुआ है। टॉप 7 शहरों में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के मामले में लग्जरी सेगमेंट रहा सबसे ऊपर। 2018 से 2023 के दौरान 1.5 करोड़ से ऊपर के घरों में 24% का एप्रिसिएशन। मिड और प्रीमियम सेगमेंट में इस दौरान 18% बढ़ोतरी। 40 लाख तक कीमत वाले अफोर्डेबल हाउसिंग में दिखा 15% का एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट पर चर्चा। और अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। लग्जरी हाउसिंग में जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। देश के टॉप 7 शहरों में 2018 से लग्जरी हाउसिंग में औसत प्राइस 24% बढ़े हैं, तो वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के भाव में भी 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहरों की बात करें तो हैदराबाद में लग्जरी हाउसिंग में सबसे अधिक 42% का इजाफा देखने को मिला है। MMR और बेंगलुरु में 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एवरेज प्राइस में हुए एप्रिसिएशन के अनुमान के मुताबिक हो रहे हैं। ट्रिगर्स और चैलेंजेस क्या हैं, साथ ही दूसरे सेगमेंट में क्या स्थिति बन पा रही है, समझते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर, डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड एनारॉक। हमारे साथ आदित्य कुशवाहा हैं, CEO एक्सेस ई-कॉप। तो सबसे पहले प्रशांत सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी जो हालिया रिपोर्ट है, जो लग्जरी प्रॉपर्टी के भाव की बात कर रही है, एप्रिसिएशन की बात कर रही है, उसकी अहम बारीकियां क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, हमने पैन इंडिया हमने ट्रैक किया लग्जरी, मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट, और हमने देखा कि लग्जरी होम्स जिसको हमने 1.5 करोड़ से ऊपर क्लासिफाई किया है, उसमें औसतन 24% की बढ़ोतरी हुई है प्राइस में। घर जो 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ के रेंज में थे, उसमें 18% की वृद्धि हुई है। और जो अफोर्डेबल सेगमेंट हो गया, जो 40 लाख से कम, उसमें 15% की वृद्धि हुई। तो मोटा मोटी अगर आप देखिए, प्राइस जो राइज हुआ अक्रॉस तीनों सेगमेंट हुए हैं। और अगर शहरों की बात करें तो हैदराबाद में सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिला है, जहां पे 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी की प्राइसेस 42% से बढ़ी है। और दूसरे और तीसरे नंबर पे बैंगलोर और MMR रहा है 27% के हिसाब से। और ये प्राइस एप्रिसिएशन हमने 2018 से लेके आज तक ट्रैक किया है। तो अगर आप ये देखें कि 4-4.5 साल में ये प्राइस एप्रिसिएशन, अगर आप ये भी फैक्टर इन करें कि बीच में कोविड का साल भी रहा है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी रही है प्राइस एप्रिसिएशन के मामले में। और इंडस्ट्री में ये ब्रॉड बेस्ड फिनोमेना देखा गया। ऐसा नहीं कि किसी एक शहर में प्राइस कम हुआ और बाकी में बढ़ा है। ये सातों शहर में बहुत
एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट में बायर्स वापस आ रहे हैं और फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो एक सस्टेनेबल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट काफी स्ट्रांग फंडामेंटल में है। और ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में हम फिर से एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे हम बोलेंगे कि प्राइस बबल आ गया। ऐसा नहीं है। आप ये एक सस्टेनेबल रिकवरी देख सकते हैं, जो कि प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा। आप इस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी एनारॉक की इस हालिया रिपोर्ट पर? दीपक जी, जो रिपोर्ट आई है, ये इसके आंकड़े जो है काफ़ी हद तक मार्केट को एक एसेस करने के लिए हेल्पफुल हैं। एज वेल एज इस रिपोर्ट में जो लग्जरी हाउसिंग की बात हुई है, लग्जरी हाउसिंग का क्या है, रॉ मटेरियल पहले से ही अप साइड था, और लग्जरी हाउसिंग के रॉ मटेरियल में जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो कई फोल्ड में इंक्रीज हुई है, 3 फोल्ड 4 फोल्ड में इंक्रीज हुई है। तो बट ऑब्वियसली लग्जरी हाउसिंग में जो प्राइस अप्रिसिएशन आया है वो कहीं ना कहीं डेवलपर की कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट ही है कि अगर वो प्राइस अप्रिशिएट नहीं करता है तो अपनी कॉस्ट को पूरा कैसे करेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट उससे डाइजेस्ट इस वजह से भी कर रही है क्योंकि उसका जो आउटकम है वो क्वालिटी को फोकस है, और ज़्यादातर जगह प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ भी लग्जरी हाउसिंग इस समय अच्छे प्राइस पे सेल हो रही है वो डिलीवरी पर है। तो डिलीवरी वाली लग्जरी हाउसिंग कई जगह पर अच्छे प्राइस में जो है सेल ऑफ हो रही है, मार्केट उसे एक्सेप्ट कर रही है। अब बात करते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट की, कि अफोर्डेबल सेगमेंट में प्राइस ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा। अफोर्डेबल सेगमेंट में जो रॉ मटेरियल का इनपुट था वो कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग वाला रॉ मटेरियल था। दूसरा जो है, जो अफोर्डेबल जोन है, जहाँ जहाँ अफोर्डेबल की हाउसिंग डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ गवर्नमेंट ने भी जो है प्राइस की बैरियर लगा रखे हैं कि इस प्राइस से ऊपर का उसका प्राइस टैग नहीं होना चाहिए। तो अगर डेवलपर चाह कर भी उस प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकता तो अवेलेबिलिटी या सप्लाई उस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है। इसलिए जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट मार्केट को 100% मैच करा रही है, और इससे आइडिया भी लग रहा है कि किस तरीके से लग्जरी हाउसिंग में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी नियर डिलीवरी ही है। जो डिलीवरी वाले प्रोडक्ट हैं उनमें अच्छे प्राइस जो है बायर रेडी है पे करने के लिए। प्रशांत सर, हमने लग्जरी में देखा कि कई प्राइम लोकेशन में कोविड से पहले के मुकाबले भाव काफी कम हुए हैं। मुंबई के वर्ली में जहां कोविड से पहले तक 1 लाख स्क्वायर फीट तक का भाव देखने को मिलता था, वहां अब 60,000 रुपए में भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। क्या भाव में कमी के चलते बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है? और दूसरा कि आपने इन बीते 5 साल में जो प्राइस को लेकर माहौल देखा है, उसको आपके नज़रिए से क्या हम देखने की कोशिश करें कि ये जो बात निकल कर आ रही है कि पहले लग्जरी में भाव काफ़ी चढ़े हुए थे, कोविड में सबसे ज़्यादा जो कमी देखने को मिली है वो लग्जरी प्रॉपर्टी में ही देखने को मिली है, क्या लगातार हुई इस कमी का फ़ायदा उठता हुआ दिख रहा है? देखिए, आस्किंग प्राइस काफी कभी कभी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देता है। सो हमने क्या किया है कि जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ उस प्राइस को भी हमने इंक्लूड किया है, जहाँ पे हमने काफी रजिस्ट्रेशन डेटा का भी इस्तेमाल किया अपने इस प्राइस कैलकुलेशन में। सो एक जो एनॉमली होती है वो हमने मार्केट से रिमूव किया। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कि एक टाइम प्राइसेस काफी हाई थे। उस समय हमारे पास रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफी कम हुआ करती थी, मार्केट बहुत टाइट था। लोग, आप देखिए, एक समय था कि लग्जरी मार्केट बिल्कुल ठहर सा गया था, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे, कब कंप्लीट होगा उसके ऊपर कोई लाइन ऑफ साइट नहीं दिख रही थी। पर अभी पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी काफी हुए है लग्जरी सेगमेंट में, और काफी नए लॉन्चेस अभी मार्केट में आए भी हैं। प्लस अगर आप साउथ बॉम्बे की बात करें, काफी रीडेवलपमेंट में काफी सप्लाई आने आ रही है। तो ये जो सप्लाई डिमांड का जो एक एक मैट्रिक्स होता है वो प्ले करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। एक टाइम क्या था कि गुड वायबल स्टॉक कम थी लग्जरी में। अभी क्या है कि काफी अच्छे डेवलपर्स लॉन्च काफी कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और रीडेवलपमेंट की वजह से सप्लाई आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस एक तरह से स्टेबलाइज हो रहा है। सो आप जो बोले थे 1 लाख की प्राइस जो अभी 60 पे आ गई है, वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में कमजोरी की वजह से वो करेक्ट हो रहा है। मैं ये बोलूंगा कि डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स की वजह से ये प्राइस इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अभी भी आप देखिए, लग्जरी का डिमांड काफी स्ट्रांग है, अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक रहे हैं, काफी अच्छे डेवलपर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, इंक्वायरीज काफी हाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बायर के दिमाग में वो डर थोड़ा कम हो गया है कि आज कोई लग्जरी प्रोजेक्ट या कोई हाई एंड प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो तो वो कब कंप्लीट होगा, इस चीज का डर नहीं है। रेरा के आने की वजह से डेवलपर भी खुद से काफी सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हैं, क्योंकि मार्केट ने उस हिसाब को फोर्स किया है।
मार्केट मैंने देखा है, बहुत सारे बायर्स से हम जब बात करते हैं अपने कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे के दौरान, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि वो एक प्रीमियम प्राइसिंग देने को तैयार है, पर कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मेरे ख्याल से प्राइस, आप देखिए एक एक सही प्राइस डिस्कवरी इस मार्केट में हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई कमजोरी दिख रही है जिसकी वजह से प्राइस कभी अभी नीचे आएगा। हालांकि इन्फ्लेशन की वजह से शायद हो सकता है प्राइसेस और ऊपर जाना शुरू करे। प्रशांत सर, इसमें एक और बात समझाइए कि क्या प्राइस कम होने के चलते इसे अपॉर्चुनिटी बाइंग कहा जा सकता है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने और घटने से लग्जरी बायर्स के डिसीजन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोविड टाइम में अफोर्डेबिलिटी बेहतर हुई तो बड़े स्तर पर हमने देखा कि लोअर मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग में तेजी देखने को मिली, बढ़िया बिक्री हो रही थी। अब लग्जरी सेगमेंट में बम्पर बिक्री हो रही है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे बड़ी वजह हम इसी को मान सकते हैं कि लग्जरी सेगमेंट में जो भाव टूटे हैं, ज्यादा स्तर पर भाव टूटे हैं, वो उन्होंने लग्जरी बायर्स को अट्रैक्ट किया है? इसकी वजह से भी तेजी दिख रही है, और अभी हर डेवलपर एक मार्केट जिसमें तेजी बनी हुई है उसमें अपने आप को एनकैश करना चाहेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अच्छे डिस्काउंट, अच्छे स्कीम के ऊपर काफी अच्छे इन्वेंटरीज मार्केट में निकल रहे हैं, तेजी बनी हुई है। आदित्य जी, जाहिर तौर पर लग्जरी और अपर मिड सेगमेंट में मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर की सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर तेजी दिख रही है। जाहिर तौर पर यह वही तबका है जो अपना निवेश डाइवर्सिफाई रखना पसंद करता है। ऐसे में अगर हम आपके सेगमेंट में यानी हॉलीडे होम्स की बात करें, बिक्री के मोमेंटम को समझने की कोशिश करें, तो बिक्री बढ़ी है या कम हुई है? ऐसे में आपका जो सेगमेंट है हॉलीडे होम्स का, उसमें किस तरह की स्थिति बनी है? अप्रिसिएशन को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिला? दीपक, ये हॉलीडे होम में दो तरीके की डेवलपमेंट चल रही है। एक तरीके की जहाँ पर जो है स्टूडियो अपार्टमेंट और इस तरीके की डेवलपमेंट है जहाँ पर इसको अफोर्डेबल सेगमेंट में गिन रहे हैं। आफ्टर कोविड लोग इंडिपेंडेंट हाउसेज, इंडिपेंडेंट विलाज या इंडिपेंडेंट यूनिट्स को मोस्ट प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी खासी डिमांड है। विलाज जो है, जहाँ जहाँ हम लोग विला डेवलप कर रहे हैं वहाँ डिमांड ज़्यादा है, या जहाँ जहाँ इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो कॉमन एरिया जहाँ पे शेयरिंग कम है उन पर डिमांड ज़्यादा है। तो लग्जरी हाउसिंग या अपर मिडिल सेगमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए का टिकट साइज सेकंड हाउस के लिए अच्छा खासा लग्जरी सेगमेंट में ही काउंट हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी हाउसिंग से बियॉन्ड है। तो इस साइज का जो यूनिट है वो डिमांड में काफ़ी है, डिमांड में एकदम से निकल के आया है, क्योंकि लोगों को इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए। और अगर उससे एडवांटेज ये भी है कि उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इम्यूनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, प्राइवेट स्पा, प्राइवेट पूल, इन सब का अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर निकल के आ जाता है। तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, और क्लाइंट को भी लगता है कि अगर वो रेंट आउट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आगे कभी रेंटल करना है तो उसमें भी उसको रेंटल ज़्यादा मिलेगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पूलिंग सिस्टम नहीं है, उसके यूनिट इंडिपेंडेंट वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। प्रशांत सर, मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि मिड सेगमेंट की बिक्री और नए लॉन्च तो दिख रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट कमजोर हुआ है, ब्याज दरें भी स्थिर हैं। क्या इसका कोई फायदा दिख रहा है? आगे बजट सेगमेंट में तेजी देखने को मिल सकती है? इसका कारण क्या हुआ है कि जो लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी कोविड के सेटबैक से उभरने की कोशिश कर रहा है, और जो अपर सेगमेंट है उनके इनकम लेवल पे कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनका कामकाज कोविड के समय चलता रहा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के वजह से जो लो इनकम ग्रुप की जो लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई, जिसकी वजह से उनको लोन मिलना मुश्किल हो जा रहा है या फिर उनको रीअप्लाई करना पड़ा है। ऐसी कोई दिक्कत हाई एंड बायर के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चंद कारण हैं जिसकी वजह से अफोर्डेबल अभी फिलहाल मुश्किल में दिख रहा है। पर अगर आप गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म फोकस ऑन हाउसिंग फॉर ऑल देखें, अफोर्डेबल को लेकर मुझे तो लगता है कि आने वाले बजट में कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन जरूर होगा, बिकॉज ये एक मास हाउसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अफोर्डेबल को आउट ऑफ रिच नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बजट और आप चाहे लग्जरी सेगमेंट बोले वो अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, उसके भी अलग कस्टमर है। पर जो मेजर और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ जिसको बोलते हैं अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज जो है, वो आपको बजट और अफोर्डेबल हाउसिंग के द्वारा ही दूर की जा सकती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद गवर्नमेंट कुछ जो सहूलियतें उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे PMI के तहत, वो वापस से शायद इंट्रोड्यूस करे।
आदित्य जी, आपसे सवाल ये होगा कि आप थीम बेस्ड प्रॉपर्टी में कदम रख चुके हैं। हम देख रहे हैं कि थीम बेस्ड प्रॉपर्टी का चलन भी तेजी से बढ़ा हुआ है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आगे कैसा मार्केट है? एक निवेशक को क्या रेंटल यील्ड मिल पा रही है हॉलीडे होम्स में? देखिए दीपक जी, पीछे कुछ दौर में लोगों ने एक अल्टरनेटिव इनकम का स्कोप स्टार्ट किया कि कोविड में लोगों को लगा कि एक अल्टरनेटिव इनकम होनी चाहिए। तो मेट्रो शहर से निकल के लोगों ने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया जो कि टूरिस्ट लोकेशन है और जहाँ पर लोग जो है अल्टरनेटिव इनकम फेच कर सकें और जब उनके पास खुद समय हो तो वो वहाँ पे जाके स्पेंड कर सकें। तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से उभर के आया। पहले शहर के कुछ चंद परिवार होते थे जिनके आउट हाउसेज या जो है फार्म हाउसेज शहर से बाहर हुआ करते थे या इस तरीके से हॉलिडे डेस्टिनेशन पे हुआ करती थी। अब यंगस्टर्स जिन्होंने कोविड में सीख लिया कि शहर के किसी भी कोने में या शहर से बाहर बैठ के ऑफिस के काम किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो है इनोवेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि हमारी जो डे टू डे ऑपरेटिंग लाइफ है या जो बिजनेस लाइफ है, ठीक है, उसको हम इजीली कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन से अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है तो वहाँ से हम डे टू डे ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ पर इन लोगों का एक बड़ा मास जो है एंट्री हुई जिन्होंने इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वो एज ए इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, वो एज ए जो है सेकंड हाउस के इंटरेस्ट फेवर वाले लोग कह सकते हैं जिनको चार्म है कि उनका एक सेकंड हाउस हो, या फिर जिनको थर्ड रेंटल इनकम की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बिलिंग आपकी डेली बेसिस वीकली बेसिस पर होती है। डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे बिलिंग होने की वजह से यहाँ पे रेंटल चांस बेटर होते हैं मेट्रो शहर से या प्राइमरी हाउसिंग से। 5%, 6%, 7% तक की जो है रेंटल यील्ड निकल के आती है, जबकि प्राइमरी हाउसिंग में वो रेंटल यील्ड 2%, 2.5% की निकल के आती है। प्रशांत सर, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? इस तरह के ट्रेंड को देखते हुए थीम बेस्ड प्रॉपर्टी में, हॉलीडे होम्स में आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस सेगमेंट में? देखिए, आदित्य जी ने बिल्कुल सही कहा, ये एक इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और इंडिया मुझे लग रहा है कि एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे यंगस्टर मिलेनियल्स की तादाद ज्यादा है और आजकल वो लोग एक सबके पास ऑलरेडी एक घर है। हमारे जनरेशन के समय शायद हो सकता है हमने अपना पहला खुद का मकान लिया, पर ये जो मिलेनियल्स जो आ रहे हैं दे आर जस्ट अपग्रेडिंग। उनके पास ऑलरेडी सिटी लिमिट में उनके एंसेस्ट्रल होम होंगे, वो प्रॉपर्टी दूसरी ले रहे हैं, उनका पर्पस अलग है। दे वांट टू एंजॉय लाइफ। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि वीकेंड्स पे उनको ट्रैवल करना है या फिर कहीं ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जाकर काम करना है। तो ये एक ये जो मैं बोलता हूँ कि हाईली मोबाइल इकोनॉमी जो बन रहा है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, ये सेकेंड होम, वीकेंड होम्स, हॉलीडे होम्स काफी फिट बैठता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको चूंकि रेंटल एश्योरेंस मिलता है और चर्न काफी तेजी में होता है, रेंटल यील्ड्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और ये मुझे लगता है आने वाले समय में और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत अच्छे रिनाउंड डेवलपर्स भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं बड़े डेवलपर्स के थ्रू। पहले क्या था कि लोग झिझकते थे सेकेंड होम या फिर आप हॉलीडे होम बोलिए खरीदने के लिए, क्योंकि एक तो रेरा नहीं था, दूसरे डेवलपर्स उतने रिनाउंड नहीं थे। जब ये दिख रहा है कि मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है, बड़े प्लेयर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बायर्स बढ़ रहे हैं और आपकी इसमें लिक्विडिटी भी काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोडक्ट ऑप्शन उभर कर आ रहा है। बिल्कुल, हॉलीडे होम्स की बात हो, लग्जरी होम्स की बात हो, यानी ओवरऑल पूरे सिनेरियो को देखने की कोशिश करें तो ऊपरी सेगमेंट में प्रॉपर्टीज यानी लग्जरी प्रॉपर्टीज में एक तरह का मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन लोअर सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, जो बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, जो अफोर्डेबल घर है, उनमें लगातार बिक्री कमजोर दिख रही है। एप्रिसिएशन भले ही हम 2018 से 2023 में देख रहे हैं कि 15% का हुआ है, भाव 15% बढ़े हैं, लेकिन लग्जरी सेगमेंट कुछ अलग ही करता हुआ दिख रहा है। वजह यही है जिसकी हमने बात की, बार बार बात की, लग्जरी प्रॉपर्टी में भाव कम हैं, अच्छी डील्स मिल रही हैं, लिहाजा अपॉर्चुनिटी बाइंग दिख रही है। डिस्ट्रेस सेल भी है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत सर और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले शो में करेंगे प्रॉपर्टी जगत के किसी और मुद्दे पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।